नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। कबीर का एक दोहा है जिसमें वो कहते हैं, गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत। यानी गुरु और पारस के बीच जो अंतर है उसे तो सब जानते हैं। वो लोहा कंचन करे, ये करी लय महंत। यानी पारस पत्थर तो लोहे को कंचन बना देता है, लेकिन एक गुरु अपने प्रयासों से एक छात्र को अपने ही समान महान बना देता है। आज के हमारे तेजस्विनी एक ऐसी अध्यापिका हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के साथ इतने समर्पण भाव के साथ काम किया कि आज ये छात्र आसमान छूने की ओर अग्रसर हैं। आपके प्रयासों के तहत आपने ऐसे कई नवीन पद्धतियों को अपनाया जिसकी वजह से ये छात्र अपने विशेषताओं को निखारते हुए आगे बढ़ पा रहे हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की पहली ऐसी अध्यापिका हैं आप जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। उत्तराखंड के जोगला कलसी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की उप प्रधानाचार्य सुधा पैन्यूली हैं हमारी आज की तेजस्विनी। छोटी पहल बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसे साबित किया है उत्तराखंड के जोगला कलसी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के उप प्रधानाचार्य सुधा पैन्यूली ने, जिन्होंने 30 साल तक सुदूर क्षेत्रों, ग्रामीण इलाकों और जनजातीय समुदायों के छात्रों के लिए बने एकलव्य विद्यालयों में काम किया। अपने अध्यापन के जरिए सुधा पैन्यूली ने देश निर्माण के लिए भावी नागरिक तैयार करने के शिक्षण के कार्य को संयम, समर्पण और लगन से इस तरह आगे बढ़ाया कि इन विद्यालयों से निकलने वाले छात्र विभिन्न क्षेत्रों में सुनहरा भविष्य गढ़ रहे हैं। एकलव्य जन्म दिवस बगिया यानी बर्थडे गार्डन के जरिए छात्रों को पर्यावरण के साथ जोड़ना, जिम्मेदारी का एहसास कराना, शिक्षा में नाट्य मंच के जरिए छात्रों की प्रतिभाओं और आत्मविश्वास को निखारना, एकलव्य जनजातीय संग्रहालय के जरिए जनजातीय परंपराओं को सहेजना, कौशल विकास कार्यशालाओं के जरिए छात्रों को कौशल युक्त करना, इस तरह की पहल उनके अभिनव प्रयोगों की सबसे अनूठी विशेषताएं हैं। आपके मार्गदर्शन में ये विद्यालय विभिन्न मंचों पर कई सम्मान हासिल कर रहे हैं। कलसी के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की फाउंडर टीचर रही सुधा पैन्यूली छात्रों को जीवन का पाठ भी सिखाती हैं और सर्वांगीण विकास के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास पर भी खास जोर देती हैं। उनके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया है। जनजातीय छात्रों को मेन स्ट्रीम शिक्षा से जोड़ने और उनके विकास में अहम रोल निभाने वाली अध्यापिका सुधा पैन्यूली हैं हमारी आज की तेजस्विनी। बहुत बहुत स्वागत है सुधा पैन्यूली जी तेजस्विनी कार्यक्रम में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। बहुत मेहनत, बहुत लगन, जिंदगी भर की तपस्या है जिसका ये फल आपको मिला है। किसे डेडिकेट करना चाहेंगे ये पुरस्कार? आज के इस मौके पे मैं याद करती हूँ अपने पूज्य पिताजी को, एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस अवार्ड टू हिम। और इसके साथ ही मैं थैंक्स करूंगी अपनी पूरी एंटायर टीम का। इस पूरी जर्नी में मेरे स्टूडेंट्स जितने भी, ऑल एकलव्यंस, ऑल नवोदयंस और राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया है, मेरी एंटायर टीम और मेरे साथी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर है ये सफर अकेले तय नहीं हो सकता, सबका सहयोग और सबकी वजह से आज आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप पहली ऐसी अध्यापिका हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में से जिनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये बताइए कि किन मायनों में ये एकलव्य विद्यालय, आवासीय विद्यालय अन्य विद्यालयों से अलग होते हैं? जी हाँ, ये एकलव्य आवासीय विद्यालय, बेटर नोन एज EMRS, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है, स्पेशली मेंट फॉर द ट्राइबल कम्युनिटी स्टूडेंट्स हु आर टैलेंटेड बट अंडर प्रिविलेज। जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको एक तरफ मेन स्ट्रीम में लाने के लिए केंद्र सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है। और पूरे देश भर में लगभग 400 EMRS इस समय है। जहां जहां ट्राइबल कम्युनिटी है वहां वहां ये स्कूल्स हैं। और हमारा EMRS कालसी उत्तराखंड का फर्स्ट स्कूल है। अच्छा,
हाँ, और लगभग 20-22 साल हो गए हैं इन आवासीय विद्यालयों को चलाते हुए, और पहली बार किसी अध्यापिका को ये पुरस्कार दिया गया है, ये सम्मान दिया गया है। ये जानना चाहेंगे सुधा जी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, ये कलसी का जो स्कूल है इसकी तो आप फाउंडर टीचर रही हैं। ये जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ जो बच्चे आते हैं, आपने कहा कि आदिवासी जनजातीय परिवेश से बच्चे आते हैं, जाहिर है ये परिवेश बहुत अलग होता है। हम सब लोग उतना ही इनके बारे में जानते हैं जितना हम देखते या पढ़ते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो जिंदगी जी रही हैं इनके साथ इस आवासीय विद्यालय में, किस माहौल से आते हैं ये बच्चे और इन्हें यहाँ के औपचारिक माहौल में कैसे ढालते हैं आप टीचर्स? जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब 2010 में ये स्कीम उत्तराखंड में लॉन्च हुई तो मैं बाय चॉइस यहाँ पर मैं ऑन डेपुटेशन आई। इससे पहले 6 साल तक मैंने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय देहरादून में रेजिडेंशियल सेटअप का एक्सपीरियंस लिया था। तो एक मन में विचार आया कि जो कुछ हमने वहां सीखा है, क्योंकि डे स्कूल और रेजिडेंशियल सेटअप में टीचर्स की जिम्मेदारियों में बहुत अंतर हो जाता है, बढ़ जाती है इसमें, क्योंकि माँ बाप जो है एक 7 साल के लंबे पीरियड के लिए अपने बच्चे को पूरे विश्वास के साथ हमारे पास भेजते हैं। तो जब ये स्कीम में आई तो सोचा कि कुछ जो कुछ वहां पर सीखा है तो यहाँ पर, क्योंकि सारे ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे और पूरे उत्तराखंड के, तो एक चैलेंज तो ये कि ऑलमोस्ट 50% बच्चे हमारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, यानी पहली बार ये अपने परिवार से निकलकर यहाँ पढ़ाई के लिए आए। बिल्कुल, घर से दूर रहना बच्चा है ना। कुछ बच्चे पैम्पर्ड काइंड ऑफ भी होंगे, बिल्कुल वो तो जॉइंट फैमिली में फिर रहते हैं। जॉइंट फैमिली में तो बच्चों को तो दादा दादी बुआ चाचा किस्से कहानियां नाच का जो एक आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी का कल्चर होता है अपना, उससे निकल के बच्चा फिर हॉस्टल में सीधे आ रहा है 10-11 साल का बच्चा। फिर को एजुकेशन है और बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाना। एक तरफ उनका लोकल डायलेक्ट बड़ा हावी रहता है उनके पास, और मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो पहले तो हिंदी उनको शुद्ध बोलना सिखाना, क्योंकि बच्चा तो बहुत इनोसेंट होता है, अपने गांव से मिक्स्ड बैकग्राउंड के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अच्छे पब्लिक स्कूल से भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड के, रिमोट एरियाज, नॉट ओनली रूरल, इतने रिमोट की हिंदी क्लियर बोलने में, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने में हम बोले इनको टेबल मैनर्स से लेके हाउ टू यूज स्पून, ये छोटी छोटी बातें भी अदर देन कंटेम्प्रेरी टीचिंग, तो ये सब चीजें भी इनको सिखानी। और लेकिन एक बहुत जो सुखद पहलू है कि इन बच्चों का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, इनकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी, तो सिखाने में मजा आता है जब इनके सीखने सिखाने की बात तक पहुंचने से पहले एक और सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जैसे व्यवहारिक दिक्कतों की आपने बात की, उसी के बारे में आगे जानना चाहेंगे। जैसे शौचालय का प्रयोग, ये हमने देखा है दूर दराज के क्षेत्र में अब तो बहुत फर्क हो गया है, लेकिन पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो शौचालय के प्रयोग की आदतें हुई, या फिर जैसे कोएड स्कूल्स हैं तो यहाँ पर लड़कियों में जो आती हैं, यहाँ पे यंग लड़कियां आती हैं, उनमें माहवारी की समस्या, उसकी जानकारी, उसके बारे में ज्ञान होना, क्या ये सब मुश्किलें भी आती हैं आपको? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है कि बच्चे, जो मैंने एक तरफ बोला कि टेबल मैनर्स, दूसरी तरफ बच्चों का कहीं कॉन्फिडेंस डाउन ना हो बाकी बच्चों के साथ, तो हाउ टू यूज टॉयलेट है ना, हाउ टू फ्लश इट प्रॉपरली, तो ये कॉमन उसमें हम बताते हैं। किसी बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं करते कि बच्चा लो फील ना करे। एक जनरल हमने एक रूटीन बनाया कि जब न्यू कमर्स बच्चे आते हैं, उनको शुरू के 15-20 दिन देयर इज नो टीचिंग, सिर्फ उनको एट होम फील कराना, किस्से कहानियां, गाना बजाना, डांस, म्यूजिक, उनके टैलेंट को बाहर निकालना, उनकी हॉबीज पूछ के, और दूसरी तरफ एक जनरल जो है उनकी काउंसलिंग के साथ साथ ये सब चीजें डे टू डे जो लाइफ के जो मैनर्स हैं, एटिकेट्स हैं, उन सबको बताना, ताकि वो बच्चा भी मेन स्ट्रीम में आ जाए। कई हॉस्टल में जो प्रॉब्लम्स, सिमिलरली गर्ल्स के बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि शुरू में 2010 और 11 में जब हमने जो है स्कूल में आए, तो उस समय तक मैट्रन की भी पोस्टिंग नहीं थी। आई वॉज द ओनली फीमेल टीचर देयर,
और मैंने हॉस्टल में बच्चों को बिल्कुल एक मदर के रोल में भी आपको आना पड़ता है, क्योंकि बच्चा दिन रात 24/7 हम लोग साथ में हैं। तो लिटरली आई प्रेजेंटेड डेमो, मैंने डेमो दिया कि हाउ टू यूज सैनिटरी नैपकिन एंड उसके साथ ही साथ हाउ टू डिस्पोज इट ऑफ प्रॉपरली। और इस परंपरा को बच्चे क्योंकि बहुत इनोसेंट होते हैं, पहली बार में जैसे उनको सिखा दिया तो एक जो है उनसे प्लेस भी लिवाई कि इवन इफ नोबडी इज वाचिंग मी, तब भी मैं इसका डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से करूंगी। और इतना अच्छा इसका रिजल्ट आया कि आगे की जो क्लासेस आई, जूनियर्स आई, सीनियर गर्ल्स ने 2-3 साल बाद वो ट्रांसफर करना उनको शुरू किया। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, ये जरूर कहना चाहेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि 2010 में स्कूल शुरू हुए, 7 साल के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, तो आपका पहला बैच लगभग 2017 में पास आउट हुआ होगा। यहाँ से निकलने के बाद किस तरह वो बैच आगे बढ़े हैं, कहाँ जिंदगी में वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कहाँ तक पहुंच पाए हैं? यानी आप लोगों ने जो आधार बनाया, उस आधार का सहारा लेकर ये बच्चे आगे कहाँ तक की दौड़ कर पाए हैं? जी हाँ, हम लोग 2017 में पहला बैच पास आउट हुआ और तभी हमने एलुमनाई एसोसिएशन अपनी फॉर्म कर ली और बच्चे हर साल आते हैं मिलने, लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। और मुझे ये चौथा बैच अभी हुआ है इस साल पास आउट, तो बताते हुए बड़ा प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि हमारे यहाँ जो 7 साल बच्चे पढ़ते हैं, पहले तो एक बात की विदाउट एनी ट्यूशन, नो ट्यूशन इज देयर, तो सो कॉल्ड ट्यूशन हम जिसको बोलते हैं। टीचर्स ही रेमेडियल क्लासेस लेते हैं, जिसमें हम जो लो अचीवर है उनकी अलग क्लासेस और हाई अचीवर जिसका टारगेट 90+ का है उनके लिए हम स्पेशल अलग से क्लास लेते हैं। और उसका रिजल्ट है कि क्वालिटी रिजल्ट के साथ, केवल सीबीएसई का ही क्वालिटी रिजल्ट नहीं, हमारे बच्चे उनमें से कुछ 2-3 फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। एक बच्चा आईआईटी बॉम्बे से कर रहा है बीटेक, एक बच्ची है सोनम चौहान, वो आईआईटी रुड़की में है। 3 बच्चे हमारे नीट के थ्रू जो है एम्स से जो है और एमबीबीएस कर रहे हैं। इसके अलावा बीएचयू से लेके और ट्रिपल आईटी, एनआईटी और डीयू के अच्छे कॉलेजेस में ऑनर्स कोर्सेज कर रहे हैं। क्या बात तो है। ये उनके लिए बड़े उसकी बात है कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है बाहर की लाइफ में जब गए हैं तो वहां भी, लेकिन वो लोग अपनी एक प्रेजेंस मार्क कर रहे हैं, चाहे वो अपने उनका क्लासरूम में बच्चे शेयर करते रहते हैं अपनी बातें। और शायद कह सकते हैं कि इन छात्रों की उपलब्धियों से आप अध्यापक भी गौरवान्वित महसूस करते होंगे, जाहिर है ये बात। लेकिन आपको जब राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार मिला है सुधा जी, तो उसके पीछे आपने कुछ बहुत नई नवीनतम पहल की है जिनकी वजह से आपको ये पुरस्कार मिला है। ये बताइए कि वो पहल खास क्या रही जिन्होंने यहाँ पे आ रहे बच्चों की सोच, उनका दृष्टिकोण, उनका व्यक्तित्व बदल डाला? जी हाँ, ये नेशनल अवार्ड के लिए जहां तक मैं सोचती हूँ यही देखा जाता है कि अपार्ट फ्रॉम एक रूटीन जॉब जो एक टीचर का होता है, उससे हटके उसके इतर आपने क्या काम किया। तो ये विद्यालय में जब मैं आई तो मुझे एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिला कि हमें पूरी लिबर्टी थी कि हम जो है टीचिंग के साथ साथ उससे जुड़े हुए कुछ इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उसमें मेरा जो सबसे सक्सेसफुल इनोवेशन रहा है अभी तक का, वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकलव्य बर्थडे गार्डन। एक तरफ तो बच्चों को एनवायरमेंट के प्रति जो है इको फ्रेंडली बनाना, उनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि जंगल के बीच में हमारा विद्यालय बना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पेड़ कटे होंगे। इसके अलावा बिलोंगिंगनेस विद्यालय के साथ, तो हमने एक प्रयोग शुरू किया कि बच्चा, एक और इसके पीछे रीजन था कि बच्चे डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो एक बर्थडे सेलिब्रेशन का जो एक कंटेम्प्रेरी तरीका है उसको कहीं बदला जाए, कोई बच्चा लो फील ना करे हॉस्टल में, है ना, अंडर कॉन्फिडेंट ना बने कि किसी के माँ बाप तो आ गए बर्थडे पे केक लेके या मिलने के लिए, और जो बच्चा 600 किलोमीटर दूर मुंशियारी पिथौरागढ़ में है उसके माँ बाप नहीं आ पाएंगे चाहते हुए भी, या कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते शायद, तो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए तो हमने कहा हर बच्चा अपने जन्मदिन पे एक पौधा, एक सैपलिंग, फ्रूट का हो, मेडिसिन का हो, कोई एक विद्यालय का जो कैंपस है उसमें लगाएगा और उसको नर्चर करेंगे।
शाम के टाइम पे आप उसे देखिए। संडे को हमारा रूटीन श्रमदान होता है, बच्चे को हम 15-20 मिनट देते कि जाओ अपने पौधे को देखिए सब। और फिर और ज्यादा मोटिवेट करने के लिए हमने कहा कि एट द एंड ऑफ द एकेडमिक सेशन, जब एनुअल डे होता है, तो जो बेस्ट नर्चर्ड प्लांट हम 2 सिलेक्ट करेंगे उस साल के, एक लड़के का एक लड़की का, और उसको चीफ गेस्ट के हाथ से अवार्ड मिलेगा। तो इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले कि आज की डेट में there are more than 200 fruit और मेडिसिनल प्लांट हमारे विद्यालय कैंपस में। जगह कम पड़ रही है। मैं और इस साल कि आपने जो पहल की है, इससे आपका कैंपस जो है वो बड़ा हरा भरा हो गया होगा कि अगर बच्चे इतने लगन से लगाते भी हैं, उनकी देखभाल भी करते हैं। इससे हटकर और क्या नया रहा और क्या किया आपने? इसके अलावा एक और हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, थिएटर इन एजुकेशन। सीबीएसई भी इसको प्रमोट करता है। तो नॉर्मली तो हर स्कूल में डांस ड्रामा होता है, हम लोगों ने इसको एक प्रयोग के रूप में लिया। और एक थिएटर ग्रुप है संभव मंच परिवार, वो हम उन्हें इनवाइट करते हैं विद्यालय में, और साल भर में 2-3 वर्कशॉप्स वो करते हैं स्पेशली बच्चों के लिए, जिसमें ऑन द स्टेज और ऑफ द स्टेज हर तरह की बारीकी थिएटर से जुड़ी हुई उन्हें बताते हैं। और एनुअल डे के टाइम पे बहुत बेहतरीन, बहुत स्तरीय जिन्हें कहते हैं, साहित्यिक नाटक, एक हिंदी का और एक इंग्लिश का बच्चे इनेक्ट करते हैं। और बड़ी लंबी सीरीज है। जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चा ब्लू अम्ब्रेला को इंग्लिश में करेगा, तो आप सोचिए माँ बाप के लिए, टीचर्स के लिए, जो गेस्ट आते हैं वो कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता कि ये बच्चे इस रिमोट एरिया के हैं। आप लक्ष्मा मनु भंडार जी का, असगर वजाहत जी का, जिन लाहौर ने वेख्या, जो बच्चा हिंदी बोलने में मुश्किल होती थी, वो लाहौरी वाली वो जो पंजाबी है उसमें बोल रहे हैं और स्टैंडिंग ओवेशन ले रहे हैं, इमोशनल बना देते हैं उस नाटक से। एकलव्य आवासीय विद्यालय में ही आप एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार कर रही हैं। वो पूरी की पूरी परंपरा यहाँ पर जीवंत रूप में दिखाई देती है। और स्पेशली मैं बताना चाहूंगी कि इन केस ऑफ शाय और जो इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ बच्चे रहते हैं, और स्पेशली जिनका एकेडमिक ग्राफ थोड़ा लो होता है कंपेयर, उनमें हमने बड़ा जबरदस्त, जिसे कहते हैं ट्रिमेंडस चेंज देखा। उनका ग्राफ ऊपर गया, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डअप जिस तरीके से हुआ है कि हमारा एक पहले बैच का बच्चा विजेंद्र उसका नाम है, उसका एकेडमिक ग्राफ लो था काफी, और बिल्कुल रिमोट एरिया से फर्स्ट जनरेशन लर्नर, और वो विद्यालय का सबसे पहला एम्प्लॉयड बच्चा बना। ही इज अ राइफल मैन इन गढ़वाल राइफल्स, सबसे पहले बना सिपाही वहां पर। तो ये भी एक वाकई बहुत सैल्यूट करने का मन करता है हमारा आप लोगों को, जिस तरीके का काम आप कर रही हैं सुधा जी। लेकिन आपने ट्राइबल म्यूजियम का भी एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, कहीं ना कहीं बाकी लोगों को या विद्यालय को इन आदिवासियों जनजातीय समुदाय की जड़ों से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश, क्या है वो? जी हाँ, उत्तराखंड की और स्पेशली ये जो 5 हमारे यहाँ ट्राइब्स हैं, उनकी जो सांस्कृतिक विरासत है वो हमने देखा धीरे धीरे एडवांसमेंट के साथ, समय जैसा बढ़ रहा है आगे, तो वो लुप्त सी होती जा रही है, पीछे छूटती जा रही है वो परंपराएं। हालांकि काफी चीजों में ट्राइबल जो कम्युनिटी है वो फिर भी कोशिश करती है, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल होने वाली चीजें, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो कपड़े हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये सब चीजें उनके कोठार में, उनके गोडाउन में पड़ी है या कबाड़ी को दे दी। ये जब पता चला तो हमने एक छोटे लेवल पे पहले स्टार्ट किया। हमें नहीं मालूम था आगे जाके इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा कि एसएसटी में बच्चे को प्रोजेक्ट दिया जाता है। तो हमने कहा अपने घर से विद प्रायर परमिशन ऑफ योर पेरेंट्स एक कोई आर्टिकल, चाहे वो टूटा फूटा पुराना कैसा भी, बच्चे नहीं समझ पाते एंटीक पीसेस की क्या वैल्यू होती है इंटरनेशनल नेशनल मार्केट में। तो बच्चों इस कई बार इसलिए नहीं लाए कि मैडम वो टूटा हुआ था। हमने कहा बेटा उसकी ज्यादा वैल्यू है, आप उसे लेके आइए, उस पर अपना नाम लिखिए, उस आर्टिकल को आपकी भाषा में क्या कहते हैं और क्या उसका यूज है। और हमने एक रूम में छोटा सा म्यूजियम बनाना शुरू किया, और आज की डेट में 450-500 के करीब आर्टिकल्स हैं। और जितने विजिटर्स हमारे विद्यालय में, इंक्लूडिंग महामहिम राज्यपाल जी, सीएम सर, और जितनी डिग्नेटरीज आती हैं वो इतना अप्रिशिएट करते हैं उसको। और कुछ लोग हैं वो दे गेट नॉस्टैल्जिक, वो जैसे तख्ती
कार्य लिखने की, उसको पकड़ के हमारे एक मिनिस्टर सर कि मैंने बचपन में इससे पढ़ा है, मुझे पुरानी याद आ रही है, आई एम फीलिंग होम सिकनेस लाइक, तो इतना और अब बच्चों को और उनके माँ बाप को भी पता चला कि इन आर्टिकल्स की कितनी वैल्यू है। आपने शुरुआत में अपने इस पुरस्कार को, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को, अपने पिताजी को डेडिकेट किया। आपके पिताजी जैसे रेलवे में थे और आप देहरादून आई पढ़ाई करने, यहाँ पे भी आपने पढ़ाई की, आपने नौकरी भी ली, लेकिन क्या अध्यापक, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि नौकरी पाने के लिए कोई भी अध्यापक बनने के लिए आगे आ जाता है, आपके लिए क्या अध्यापक बनना जिंदगी में एक मिशन था? बचपन से आप चाहती थी कि अध्यापिका ही बने या फिर कुछ और भी सपने थे आपके? जी, मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी। जिस समय के 1965 बॉर्न हूँ, वो समय ऐसा था कि मैक्सिमम गर्ल्स का जो एक सपना रहता था टीचर ही बनना, लेकिन मैं दिल से टीचर बनना चाहती थी। मुझे टीचिंग करना दिल से पसंद है। और आज एट दिस एज 30 साल मैंने अपनी नौकरी के पूरे किए, तो एक कहते हैं जॉब करना अलग चीज है ना। बट मैं प्राउड के साथ कह सकती हूँ कि मैं आई एम नॉट टीचर बाय एक्सीडेंट, बाय चॉइस मैंने ये प्रोफेशन को चुना है। और आज इस समय में मैं कह सकती हूँ कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन एक मुश्किल से मिलने वाली चीज है। नौकरी तो बहुत लोग करते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। क्योंकि आपने कहा कि 30 साल का वक्त आपने अध्यापन में बिताया है, लंबा वक्त होता है ये, और इन 30 सालों में तो हमने देखा है कि तस्वीर ही बदल चुकी है, वक्त बदल चुका है। और इस 30 साल में आपने कई दौर देखे हैं, शिक्षण के और व्यवस्था के भी। ऐसे में क्या लगता है आपको कि बदलते वक्त के साथ टीचर्स के रोल में कितना बदलाव आया है? अब आज के रोल में, टीचर्स के रोल में क्या चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है? बिल्कुल, जैसे जैसे समय बदला है, वो टीचर का रोल भी काफी कुछ उसकी जिम्मेदारियां बदल गई है। आज की डेट में टीचिंग का मतलब केवल इंफॉर्मेशन देना नहीं है। इंफॉर्मेशन तो बच्चे के हैंडसेट के साथ उसके हाथ में है, गूगल पे कुछ भी सर्च करिए। तो क्या टीचर केवल इंफॉर्मेशन दे तो फिर टीचर का रोल ही खत्म है? नहीं, इसके साथ साथ हम मतलब क्वालिटी एजुकेशन दें और उसके साथ साथ बच्चे के अंदर मॉरल वैल्यूज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, संस्कार देते हुए उसको इस तरीके से तैयार करें, उसके पोटेंशियल को पहचाने, बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसका एप्टीट्यूड क्या है। कई बार बच्चे को खुद समझ में नहीं आता कि उसका एप्टीट्यूड क्या है, तो उसको इसमें हेल्प करना और फिर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में तैयार करना कि वो अपनी सोसाइटी को, अपने देश को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में बेहतर तरीके से सर्व कर सके, कहीं पर भी जाएं। एज ए टीचर मेरा पक्का मानना ये है कि मेरी सफलता इस बात में नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे कितने लाख के पैकेज के लिए सिलेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो हम कवर स्टोरी अपनी लेते, सक्सेस स्टोरी वो विजेंद्र वाले बच्चे की, सिपाही है लेकिन वहां पर भी वो अपनी एक पहचान बना रहा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। तो बच्चों को यही बताते कि चाहे आप अपने पिताजी का, परिवार का पैतृक जो अपना बिजनेस है उसको ही संभालिए, कोई बात नहीं, नौकरी व्हाइट कॉलर जॉब के पीछे ही मत भागिए, लेकिन वहां भी अपनी जो है आइडेंटिटी मार्क करिए और जिम्मेदारी के साथ अपनी पहचान बनाते हुए समाज में एक अपना स्थान बनाइए और रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन के दिखाइए। जी सुधा जी, आपके पूरे इस करियर में हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कोई ऐसा छात्र जो आपके लिए बहुत चैलेंज रहा हो? जी हाँ, एक नहीं, बहुत लंबी फहरिस्त है चैलेंजिंग बच्चे, अलग अलग बच्चे। देखिए, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, बच्चों की कुछ जो मतलब उनका नेचर हम बोलेंगे वो कॉमन होता है ना। शरारतें करना वो बहुत कॉमन सा। और जब हॉस्टल में रहते हैं बच्चे तो किस तरह की आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लेकिन मैं खुद, एक अच्छी बात इसमें यह है कि मुझे नहीं मौका मिला हॉस्टल लाइफ को जीने का, लेकिन मैंने इन बच्चों के साथ अपनी स्टूडेंट लाइफ को दोबारा से जिया है और हॉस्टल की लाइफ को एंजॉय किया है। तो लेकिन इससे आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी असर पड़ा होगा, मतलब आपने इतना समर्पित कर दिया है अपना जीवन इस आवासीय विद्यालय को, आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहा इसका? जी हाँ, थोड़ा तालमेल बिठाने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है। देखिए, जब आप हॉस्टल में हैं
और मैं ये मानती हूँ कि माँ बाप ने और इतनी जो है जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपी है कि अपने जिगर के टुकड़े को 7 साल के लिए हमारे पास थे कि आप जैसा मर्जी इसको बनाइए। और ये 7 साल कौन से हैं? एडोलसेंस के बहुत महत्वपूर्ण जो टाइम पीरियड रहता है, जिसमें आदमी का शायद आगे की लाइफ पूरी जो है उसकी दिशा निर्धारित होती है। इसलिए भी टीचर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 24/7 की ड्यूटी है। घर में आप देखिए रहते हैं अलग अलग तरह की जिन चीजों के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं है, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई और बात है, सुख है, दुख है, तीज है, त्योहार है, और जब 400 बच्चों के साथ हैं तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिम्मेदारी है। जब रात तो को बच्चे की बनाने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपने इस शैक्षणिक जीवन में। यहाँ पर आपसे कुछ छोटे छोटे सवाल पूछूंगी सुधा जी, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करें सुधा जी, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी? मेरी बेटी सौम्या। आई एम अ प्राउड मदर ऑफ सिंगल डॉटर। आपके गाइड, आपके मेंटोर कौन रहे जिन्होंने आपको अध्यापन में एक अच्छी अध्यापिका बनने के लिए दिशा दिखाई? डॉक्टर GC बडोनी, प्रिंसिपल एकलव्य कालसी। वो मेरे गाइड हैं, मेरे आदर्श हैं। उनसे ही मैंने रेजिडेंशियल सेटअप के बारे में सीखा है। कहा जाता है कि छात्र नहीं टीचर फेल होते हैं, सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल। अगर बच्चा फेल होता है तो उसमें कहीं ना कहीं टीचर के पोटेंशियल पे बोलेंगे कि उसको पहचानने में शायद टीचर की कैपेसिटी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। सबसे बड़ा गुण जो एक अच्छे टीचर में होना चाहिए? पेशेंस। जिंदगी का एक ऐसा पल जो आप दोबारा जीना चाहेंगी? जी हाँ, बचपन। और जिंदगी का एक ऐसा सपना जिसको पूरा करने के लिए अब आप काम करना चाहती हैं? जी हाँ, मेरा सपना है कि ये जिस मिशन को लेके मैं चल रही हूँ उसी में और आगे बढ़ूं, और आफ्टर द रिटायरमेंट, यहाँ तक तो लिमिटेशंस है, मैं कहीं दूर रिमोट एरिया में मुझे मौका मिले और सारे बच्चे डिप्राइव्ड क्लास के ही हों, सारे बच्चे लो अचीवर ही हों, उनके साथ में नया प्रयोग करूं, उनको मेन स्ट्रीम में लाऊं। ये मेरा एक सपना है। आप बहुत उत्तम सोच लेकर आगे बढ़ रही हैं सुधा जी। ऐसे में हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप जो भी प्रयास कर रही हैं उनमें आप सफल साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपके सुझाव, आपके विचार आप हमारे साथ साझा करते हैं और हमें बेहद अच्छा लगता है। यूं ही आप हमें ईमेल के जरिए अपने संदेश भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा ईमेल आईडी एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।